बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस नॉलेज स्पीक के हाजिर एक नए एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा F-16 के ऊपर, स्पेसिफिकली नॉर्वे की रोमानिया को F-16 की सेल के ऊपर बात करूंगा। इसके अलावा आज से 48 साल पहले स्टार्ट होने वाली F-16 की प्रोडक्शन लाइन आज तक बंद क्यों नहीं हो सकी और कब तक जारी रहेगी। और तीसरे नंबर के ऊपर मैं ये डिस्कस करूंगा कि F-35 और F-16 का मार्केटिंग पैटर्न एक दूसरे से सिमिलर क्यों है। इन सब बातों को वीडियो में आगे चल के डिस्कस करूंगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस। कब आओ ना, लड़ना है चलो लड़ते हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Why are we not winning in Afghanistan? One word: Pakistan. तो मैं बात कर रहा था रोमानियन F-16 के ऊपर, जो अभी उसने नॉर्वे से परचेज़ किया है। नॉर्वे ने जो है बेसिकली, पहले मैं आपको थोड़ा सा नॉर्वे के बारे में बताता हूँ। नॉर्वे एक ऐसा कंट्री है जिसको जो है अमेरिका ने अभी तक रखा हुआ था रशिया के बॉम्बर्स को इंटरसेप्ट करने के लिए यूरोप के अंदर। इसके अलावा जो है नॉर्वे के पास जो है वो इतनी बड़ी, आप कह सकते हैं कि बाउंड्री लाइन भी नहीं है। उसके आसपास के जो कंट्रीज हैं उसके साथ उसके इतने दंगे फसाद भी नहीं है। तो नॉर्वे जो है एक न्यूट्रलाइज सा कंट्री है। उसके पास जो है बहुत लिमिटेड और बहुत सफिशिएंट सी स्पेस है कम जहाज़ों को ऑपरेट करने के लिए। डेफिनेटली अब उसके सूट भी वही करते हैं, और उसके पास अगर ज्यादा एयरक्राफ्ट वो रखेगा तो उसका एक्सपेंस ज्यादा पड़ेगा। तो नॉर्वे ये चाहता है कि वो लिमिटेड एयरक्राफ्ट रखे लेकिन बेहतरीन एयरक्राफ्ट रखे। इसी तरह अमेरिका ने इससे पहले जब F-16 उसके पास मौजूद थे बेहतरीन एयरक्राफ्ट, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के अंदर, नॉर्वे जो है अभी तक सिर्फ सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट ही ऑपरेट करता है। डुअल इंजन एयरक्राफ्ट के अंदर वो इंटरेस्टेड नहीं है, सेम पाकिस्तान की तरह। तो जब F-16 अच्छी टेक्नोलॉजी के अंदर मौजूद था तो उस वक्त नॉर्वे ने अच्छा वो रखा हुआ था। अब F-35 F-16 से अच्छा एक नई जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, तो नॉर्वे ने F-35 अमेरिका से परचेज कर लिया और अमेरिका ने उसको दे भी दी है। यूरोप का कंट्री है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, उसके पास लिमिटेड एयरक्राफ्ट कैरी करने की जो है वो सफिशिएंट स्पेस है, और नॉर्वे जो है उसका डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो अच्छा खासा उसके पास मौजूद है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी रोमानियन एयरफोर्स के ऊपर। रोमानियन एयरफोर्स जो है वो USSR के दौर की एयरफोर्स है। उसके पास जो है USSR दौर का असला मौजूद है, जिसके अंदर MiG-21 शामिल है और बहुत पुराने एयरक्राफ्ट जो है वो शामिल है। अटैक रोल के लिए इस वक्त रोमानिया के पास कोई इतना अच्छा खासा एयरक्राफ्ट मौजूद था नहीं, और रोमानियन एयरफोर्स के जो हालात हैं वो इस वक्त अच्छे नहीं जा रहे। मतलब वो ये चाहते थे कि नया एयरक्राफ्ट परचेज करने के बजाय अगर हमें कोई यूज में अच्छा एयरक्राफ्ट मिल जाता है तो हम उसको बोरो कर लेंगे और उसको चला लेंगे। जो रोमानिया है उसकी एयरफोर्स जो है बहुत मिनिमलिस्टिक किस्म की एयरफोर्स है। उनके पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तो मौजूद है, उनके पास दूसरे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स वगैरह, आप कह सकते हैं कि ड्रोन्स वगैरह तो मौजूद है नेटो की वजह से, लेकिन उसके पास जो अटैक कैटेगरी के अंडर फाइटर जेट्स हैं वो नहीं थे। मतलब MiG-21 बाइसन वो USSR के दौर के जो है वो यूज कर रहा था। अभी वो जो फाइटर जेट्स थे वो बहुत ज्यादा पुराने भी हो गए थे और उसको फेज आउट करने का टाइम है। तो जो रोमानिया की एयरफोर्स वो अपने लिए एक ऐसी ऑप्शन सर्च कर रही थी कि उसको यूज के अंदर अच्छे खासे कोई नए एयरक्राफ्ट मिल जाए जो उसको आगे 10 से 20 साल तक सर्व कर सके। नॉर्वे की एयरफोर्स के अंदर क्या था, उन्होंने F-16 निकालने थे क्योंकि उन्होंने F-35 परचेज कर लिए, और रोमानिया की एयरफोर्स ऐसे ही मौके की तलाश में थी कि उनको कोई ऐसे एयरक्राफ्ट मिल जाए जो उसको 20 से 30 साल तक अच्छे तरीके से सर्व कर ले। नॉर्वे के एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं F-16 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो अच्छे खासे एयरक्राफ्ट हैं, उनकी जो अभी लाइफ है वो अच्छी खासी पड़ी हुई है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। नॉर्वे की तरफ से भी नॉर्वे ने अपने F-16 निकाले हैं क्योंकि उसने F-35 परचेज कर लिए हैं, और रोमानिया को F-16 चाहिए क्योंकि वो MiG-21 बाइसन से अच्छे हैं और उसको 20 से 30 साल तक आगे सर्व कर सकते हैं। तो दोनों कंट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन है। तो फिर बात कर लेते हैं प्राइस टैग के ऊपर। प्राइस टैग जो है वो इस वक्त रोमानिया के लिए बहुत जबरदस्त है। नॉर्वे ने अपने एयरफोर्स के F-16 जो है उसको थ्रू आउट करना था और रोमानिया ने इस चीज से बहुत ज्यादा अच्छा फायदा उठाया। किस तरीके से 32 एयरक्राफ्ट जो है वो उसको सिर्फ $388 मिलियन के आसपास जो है वो पड़ गए हैं। $388 मिलियन के अंदर अब क्या क्या चीजें शामिल है ये सुनने वाली बात है। स्पेयर्स भी मिलेंगे उसको, टेक्नीशियन की ट्रेनिंग भी मिलेगी उसको, इसके अलावा दूसरे जो इक्विपमेंट जो स्पेयर्स इस वक्त नॉर्वे के पास मौजूद हैं वो भी मिलेंगे। इसके अलावा जो इंफ्रा बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स के लिए जो पैसे हैं वो तो डेफिनेटली रोमानिया खुद लगाएगा, लेकिन उसके अंदर भी कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो शामिल है, मुआहदे के अंदर मौजूद है। आप कह सकते हैं कि सिर्फ बिल्डिंग आपने नहीं खड़ी करनी होती, कोई भी एयरक्राफ्ट अगर आपने उसके लिए अपनी एयर बेसिस अपग्रेड करनी है उसके अंदर टेक्निकली भी बहुत सी चीजें आपको अपग्रेड करनी होती हैं, जिसके अंदर नॉर्वे जो है रोमानिया की मदद करेगा। और आप कह सकते हैं कि $388 मिलियन के आसपास, $386 मिलियन के आसपास पड़ती है, क्योंकि 388 मिलियन यूरोस जो है वो नॉर्वे को रोमानिया ने पे किए हैं। तो $386 मिलियन के वजह मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त पैकेज है। एक चीज जो मैं आपको नॉर्वे के हिसाब से बताना चाहता हूँ, नॉर्वे जो है वो थोड़े एयरक्राफ्ट और बेहतर एयरक्राफ्ट इस वजह से भी रखता है कि नॉर्वे के पास, ठीक है आप कह सकते हैं कि उसकी बाउंड्री लाइन इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि वो किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, स्वीडन के साथ वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा आई बिलीव के दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके साथ वो अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो शेयर करता है। नॉर्वे जो है लंबी सी एक कोस्ट लाइन ही है, थोड़ी जगह पे एक्सपेंडेड है और कुछ जगह पे जो है वो पिचकी सी हुई है। तो उसका जो बॉर्डर है वो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन जो उसकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको बेहतर और कम नंबर का फाइटर एयरक्राफ्ट जरूर चाहिए।
चाहिए, और अमेरिका भी इस चीज को चेकआउट कराता है किस तरीके से नॉर्वेजियन सी के अंदर जो है वो अपनी हेजेमनी चाहता है। और आई बिलीव के नॉर्वे के पास जो है वो यूके है एक साइड के ऊपर, एक साइड के ऊपर नीदरलैंड्स वगैरह आई बिलीव उसके आसपास आते हैं। तो अगर मैं रॉन्ग ना हूं, उसका इतना बड़ा बॉर्डर तो नहीं है, लेकिन उसकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो काफी बड़ी है, जिसकी वजह से उसको एक एडवांस टैक चाहिए होता है। और डेफिनेटली रशिया की प्रेजेंस जो है नॉर्वेजियन सी के अंदर अमेरिका नहीं चाहता, तो इस चीज की वजह से अमेरिका को भी फायदा है, उसके जहाज बिक रहे हैं, उसकी तो चांदी लगी हुई है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन उसका फायदा जो है वो नॉर्वे को भी इस वजह से है। नॉर्वे जो है वो जल्दी से जल्दी बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रैब कर लेता है अमेरिका से। तो ये जो है दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, अमेरिका के बिजनेस के लिए भी और अमेरिका के इन्फ्लुएंस के लिए भी। और तीसरे नंबर के ऊपर नॉर्वे को क्या फायदा है कि उसको दुनिया से पहले ही जबरदस्त और एडवांस टैक जो है वो मिल जाता है नॉर्वेजियन सी की बेस के ऊपर। और नुकसान किसका जाता है? नुकसान रशिया को होता है, जब भी अपने बॉम्बर्स वगैरह या कोई चीज इधर बेचता है, नॉर्वे की जो एयरफोर्स है वो डायरेक्ट उड़ के उसको फॉरन से इंटरसेप्ट कर लेती है। तो ये चीजें जो है वो काफी ज्यादा मैटर करती है, और अमेरिका इसी तरीके से दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बना के रखता है। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं F-16 की प्रोडक्शन लाइन के ऊपर। मैंने अपने इंट्रो के अंदर कहा था कि F-16 को फर्स्ट फ्लाइट किए हुए तकरीबन 45 से 48 साल हो चुके हैं। अब इस 45 से 48 साल के अंदर F-16 की प्रोडक्शन लाइन बंद नहीं हुई। अब जो डुअल इंजन वाले एयरक्राफ्ट है ना, वो अमेरिका को सूट करते हैं, वो इंडिया को सूट करते हैं, वो चाइना को सूट करते हैं, वो रशिया को सूट करते हैं। छोटी कंट्रीज को वो नहीं सूट करते, क्योंकि छोटी कंट्रीज के इतने दंगे फसाद ही नहीं है। और यूरोप को अगर आप देखें, तकरीबन सारे यूरोप के पास F-16 है। रीजन क्या है उसके पीछे? सिंगल इंजन जहाज है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मेंटेन करना आसान है, सर्विसिबिलिटी आसान है, इसको अगर आपने हाउस करना है, इसको कम सफिशिएंट स्पेस चाहिए। तो ये जो सारे फैक्टर्स है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं किसी भी जहाज के लिए। F-16 जो है वो इसकी प्रोडक्शन लाइन आप आगे कह सकते हैं कि 30-40 साल तक भी बंद नहीं हो सकती। इस वक्त अभी ताइवान ने जो है नए F-16 परचेज करने का इरादा रखा हुआ है। F-16 परचेज करने का इरादा क्या रखा हुआ है कि ताइवान ने F-16 ब्लॉक 70-72 अभी परचेज किए हैं। 30-40 साल तो वो अपनी एयरफोर्स के अंदर रखेगा, डेफिनेटली रखेगा, और उसके हिसाब से जो है उसकी प्रोडक्शन लाइन भी अमेरिका को चलानी पड़ेगी। इसके अलावा बुल्गारिया ने ब्लॉक 70-72 के F-16 जो है वो परचेज किए हैं, थोड़े नंबर में परचेज किए हैं, लेकिन अभी भी परचेज किए हैं। इसके अलावा और बहुत कंट्रीज जो है वो ब्लॉक 70 और 72 के अंदर इंटरेस्टेड है। सबसे बड़ी मिसाल जो है वो तुर्की की आपके सामने है। तो ये आप कह सकते हैं कि F-16 की जो प्रोडक्शन लाइन है वो आगे 30-40-50 साल तक आपको चलती हुई दिखेगी। आज से 48 साल पहले फर्स्ट फ्लाइट करने वाला एक जहाज आज से 50 साल बाद, मतलब अभी भी उसको 48 साल हो चुके हैं, उसके अलावा भी 50 साल तक रहने के इसके चांसेस जो है वो नजर आते हैं एयरफोर्सेस के अंदर सर्व करने के लिए। जब तक प्रोडक्शन लाइन चलती रहेगी F-16 का, तो लॉकहीड मार्टिन का क्या जाना है, उन्होंने प्रोडक्शन लाइन लगाई हुई है, वो लगी रहेगी। आप उसका डिजाइन नहीं चेंज कर सकते, लेकिन उसके बावजूद F-16 के पास बहुत सी ऐसी वजूहात हैं कि आप उसको अपने फ्लीट के अंदर रख सकते हैं। तो ये जो F-16 की चांदी है, ये इसी वजह से है क्योंकि ये जेब पे हल्का है। इसके जो दूसरे फीचर्स हैं जिसके अंदर इसके अपग्रेड्स शामिल हैं, ऐसा रडार इसके अंदर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। दूसरी जो अपग्रेड्स जो उसको चाहिए होती हैं वो उसको अमेरिका दे रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसको फेज आउट करना जो है ना 30 से 40 साल तक तो कहीं नजर नहीं आ रहा। इसके बाद देखेंगे कि कब तक जो है F-16 आगे चलता है। अगर मजीद इसको अपग्रेड मिली तो हो सकता है कि मजीद इसको 40-50 साल तक आगे चलाया जाए। अब ये वक्त ही बताएगा कि इसका आगे क्या होगा। व्यूअर्स, अब मैं बात करूंगा F-35 और F-16 के जो मार्केटिंग पैटर्न्स है वो किस तरीके से सेम है। देखें, F-16 जब मार्केट में आया था उसने अपनी जगह कैसे बनाई थी। F-16 जो है वो एक सस्ता सोल्यूशन है, सिंगल इंजन जहाज है, प्योर मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा जो है F-16 के पास बहुत जबरदस्त कैपेबिलिटीज थी, जिसने दुनिया को उस वक्त इतना मुतासिर किया कि दुनिया की काफी सारी कंट्रीज ने जो है तकरीबन सारे यूरोप ने F-16 इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब F-35 उसने भी जो है वो सेम सिनेरियो पकड़ा हुआ है। F-35 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट जरूर है, लेकिन अगर आप देखें F-16 और उसके अंदर क्या कॉमनैलिटीज हैं, दोनों सिंगल इंजन जहाज हैं, प्योर मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है। F-35 भी मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है, एयर सुपीरियरिटी भी कायम कर सकता है जिस तरह F-16 अपने दौर में कर सकता था। लेकिन आप कह सकते हैं कि सस्ते में आपको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी मिल रहा है और आप जो है एयर सुपीरियरिटी भी मेंटेन कर सकते हैं। अब डेफिनेटली ये लोग कहेंगे कि सस्ता कितना है, $100 मिलियन का एयरक्राफ्ट है तो सस्ता कैसे हुआ। F-22 रैप्टर के मुकाबले में अगर आप F-35 को तोलेंगे तो F-35 वाकई जो है वो एक सस्ता प्लेटफॉर्म है F-22 रैप्टर के मुकाबले में। अब बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो F-35 जो है उसको मेंटेन करना आसान है क्योंकि वो सिंगल इंजन जहाज है। F-22 रैप्टर या F-15 और ये E-18 ग्राउलर जो है ये डुअल इंजन जहाज है, इनको मेंटेन करना आप जितना भी उनको अच्छे तरीके से मेंटेन करें, लेकिन एंड ऑफ द डे एक सिंगल इंजन और एक डुअल इंजन एयरक्राफ्ट की जो मेंटेनेंस होती है उसके अंदर बहुत फर्क पाया जाता है। तो ये चीजें जो है ये काफी ज्यादा मैटर करती हैं और F-35 और F-16 इसी तरीके से सेम पैटर्न के ऊपर आए हैं। आपने देखा है F-16 को दुनिया के बहुत ज्यादा कंट्रीज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह F-35 को भी दुनिया लेने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। सेम वही वाला मसला है, सिर्फ जनरेशन चेंज हो गई है। F-16 भी वही जहाज था और F-35 भी वही जहाज है। F-35 के अंदर एडिशनल फीचर्स इस किस्म के आ गए हैं कि स्टेल्थ है, इसके अंदर इंटरनल वेपन बे है और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट वेरिएंट्स आ गए हैं जिसके अंदर A, B, C जो शामिल है। A आई बिलीव के एयरफोर्स के लिए, B जो है वो मेरा ख्याल है कि नेवी के लिए और C जो है वो मेरीन्स के लिए। डिफरेंट के फंक्शन है वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में अंदर बताऊंगा। लेकिन F-35 और F-16 जो है वो उनके अंदर कॉमनैलिटीज यही है कि इनको जो है वो आप कह सकते हैं कि एक चीप सोल्यूशन की तरह बनाया गया है और इन दोनों जहाजों को अमेरिका ने अपनी जरूरियात को पूरे करने के लिए तो बनाया ही है, लेकिन इसके अलावा दुनिया को टारगेट करने के लिए भी ये जहाज जो है वो बनाए गए हैं। तो ये इन दोनों जहाजों के बीच में आप कह सकते हैं कि कॉमनैलिटीज है और दोनों की जो मार्केटिंग पैटर्न्स हैं इसी वजह से सिमिलर है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आज की
इन्फॉर्मेशन होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।